चलिए अब रुक करेंगे दिल्ली की खबरों का। बड़ी जानकारी है, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। घाट लोरिया से सीएम भूपेंद्र पटेल, मांडवी से अनिरुद्ध भाई को टिकट मिला है। अंजार से त्रिकम भाई, गांधी धाम से मालती बेन लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा मोरबी से कांतिलाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया है इस सीट से। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट मिला है। कालावाड़ की अगर बात करें तो यहाँ से वेगजी भाई, जैतपुर से जयेश भाई को टिकट मिला है। तो गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। घाट लोरिया की सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी चुनावी हुंकार भरेंगे। अंजार से त्रिकम भाई और गांधीधाम से मालती बेन चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मोरबी से कांतिलाल उम्मीदवार रहेंगे। मौजूदा विधायक जो वहां से थे उनका टिकट काट दिया गया है। जामनगर नॉर्थ की अगर बात कर ले तो यहां से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट मिला है, वो यहां से चुनाव लड़ेंगी। कालावाड़ से वेगजी भाई और जैतपुर से आपको बता दें जैतपुर की सीट से भी उम्मीदवार उतार दिया है बीजेपी ने अपना। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुजरात चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, नाम बता दिए हैं। चलिए राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी है। एलजी विनय सक्सेना पर सीएम केजरीवाल का गंभीर आरोप है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। एलजी की शेफ अफसर सहयोग नहीं कर रहे, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली सरकार के काम पर गंभीर असर इसका पड़ रहा है, ये भी आरोप मनीष सिसोदिया के द्वारा लगाया गया है। आगे सहयोग करने वाले अफसरों को मिल रही है सजा, ये मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो तमाम अफसर दिल्ली सरकार का सहयोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको इस बात की सजा दी जा रही है जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने हल्फनामे में ये भी आरोप लगाए हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ जो भी अधिकारी आ रहे हैं उनको सजा दी जा रही है और दिल्ली सरकार से इतर जो अधिकारी चल रहे हैं वो विनय सक्सेना के कहने पर काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। एलजी विनय सक्सेना पर सीएम केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। कंचन अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। कंचन, एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को आ रही है। एलजी साहब तो बदल गए हैं लेकिन तकरार बरकरार है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच। जी, हमेशा से देखा गया है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर मतभेद लगातार देखने को मिलता है। और जब से नए उपराज्यपाल दिल्ली के बने हैं विनय कुमार सक्सेना, तब से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अधिकारों को लेकर के एकमत होते हुए ये नहीं दिखाई देते हैं। जो नियम जो कानून दिल्ली सरकार की तरफ से पास किए जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं एलजी की तरफ से रोक लगाई जाती है। जो काम एलजी करना चाहते हैं उस पर दिल्ली सरकार की सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसी को लेकर के खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की स्पष्ट किया है और साथ ही मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस बात से कहा है कि हम काम करने के लिए आला अधिकारियों को फोन करते रहते हैं, हमारे फोन नहीं उठाए जाते हैं और समय पर वहां पर लोग नहीं पहुंचते हैं। और जो लोग दिल्ली सरकार की तरफ से अधिकारी होते हैं उनको लेकर के एलजी का जो व्यवहार होता है और एलजी उनके साथ उनको सजा देने का प्रावधान करते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एलजी के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बातों को नहीं सुनते हैं और खुद दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन मंत्रियों के फोन को पिक नहीं किया जाता, उनको लेकर के कोई काम नहीं किया जाता। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा पिछले कई टाइम से लगातार होता हुआ चला आ रहा। हालांकि इसके पहले जब दिल्ली के दूसरे मतलब पूर्व एलजी तो उनके समय में भी इसी तरीके की बातें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब से विनय कुमार सक्सेना बने तब से लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से जो फाइलें होती है उन्हें भी रोक दिया जाता है। जैसे कि प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाले अभियान की शुरुआत जो कि 8 अक्टूबर से होनी थी, उसको लेकर के भी एलजी की तरफ से फाइल को पूरी तरीके से अभी तक रोका गया है और अभी तक उस अभियान की शुरुआत नहीं की गई है। सिर्फ एक फाइल नहीं, ऐसी न जाने कितनी अनगिनत फाइलें हैं जिनको एलजी की तरफ से सहमति नहीं मिल पाती है। क्योंकि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि दिल्ली सरकार कोई भी नियम बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, कोई भी प्रस्ताव अगर पारित करती तो बिना एलजी की सहमति के उस प्रस्ताव को, उस नियम को दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता। और ऐसे में दिल्ली सरकार बाध्य हो चुकी है एलजी के द्वारा प्रस्ताव में मंजूरी मिलने को लेकर, लेकिन एलजी की मंजूरी नहीं मिलती है, जिसको लेकर लगातार जहाँ टकरार हो रही है वहीं दिल्ली की जनता के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए होने वाले कामों में भी लगातार देरी होती ही चली जा रही है। और ऐसे में एलजी लगातार इसका जो ठिकरा है वो दिल्ली सरकार पर फोड़ते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि हम काम करते हैं लेकिन हमें लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता और इसी के चलते दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं रुकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कंचन, जो हलफनामा दायर किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, उस हलफनामे की अगर बात कर ले तो क्या आरोप उस हलफनामे में लगाए गए हैं, विस्तार से बताइए।
जी, आरोप की अगर बात की जाए तो इसमें मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि एलजी के आला अधिकारियों को हम फोन करते हैं, वो हमारे फोन का जवाब नहीं देते हैं। किसी भी जगह अगर बैठक में बुलाया जाता है, बैठक का समय, बैठक की तारीख, बैठक का स्थान पहले से सुनिश्चित कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई बहाना लगा करके एलजी की तरफ के जो आला अधिकारी हैं वो उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। यानी फोन पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो काम है उनमें रुकावट आती है। और शायद यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंततः सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और अब दिल्ली सरकार को सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि शायद मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद एलजी थोड़े से सक्रिय होंगे और दिल्ली सरकार के कामों को लेकर के, दिल्ली के विकास को लेकर के अपना थोड़ा हस्तक्षेप करेंगे, उनके अधिकारी मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर किया जाएगा जिससे दिल्ली का विकास हो सके। लेकिन अभी फिलहाल हलफनामा जारी किया गया। हलफनामा में सबसे मुख्य बात यही थी कि लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है, फोन पर बात नहीं हो पाती है, बैठक में मुलाकात नहीं हो पाती, दिल्ली के विकास को लेकर चर्चा नहीं हो पाती और ऐसे में आला अधिकारी जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर सुब्रत पाठक ने कहा कि गढ़ किसी का भी हो, आजमगढ़ और रामपुर की तरह इस बार उपचुनावों में तीनों जगह कमल खिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं उन्होंने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। एक तरफ रामपुर है, दूसरी तरफ मैनपुरी है और खतौली है। रामपुर और मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और जैसा कि देखिए अभी अखिलेश यादव ने भी बोल दिया है कि गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों ही साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने वाली है। कभी रामपुर, आजमगढ़, कन्नौज ये समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे, आज तीनों उनके हाथ से निकल चुके हैं। रही बात मैनपुरी में, तो मैनपुरी में अब नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी का अपना एक आधार था, जनाधार था, वो देश प्रदेश के नेता थे। तो वो मैनपुरी में भी एक उनका अपना, लोग उनको प्यार करते थे और उनको वोट कर देते थे, तो खासकर दूसरे दलों के लोग भी उनको वोट कर देते थे। लेकिन अब वो नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी में परिवारवाद के नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ेगा, मैनपुरी में राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ेगा, मैनपुरी में कमल खिलेगा। राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, अपर्णा यादव का नाम जो है सुर्खियों में चल रहा है कि उनको आप लोग चुनाव लड़वा सकते हैं। क्या बुराई क्या है? अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ तो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का अधिकारी है, टिकट पार्टी से अपनी टिकट की डिमांड कर सकता है, लेकिन तो पार्टी को तय करना है। हमारे संसदीय बोर्ड तय करेगा किसको वहाँ चुनाव लड़ाना ठीक होगा, कौन वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर सर्वोत्तम कैंडिडेट होगा, जो पार्टी जिसको समझेगी उसको चुनाव लड़ाएगी। वही देखिए हिमाचल में भी जो है मतदान होने वाला है। उससे पहले देखिए ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए कांग्रेस का मतलब है अस्थिरता, भ्रष्टाचार, इस तरह की जो बयानबाजी है लगातार चल रही है। नहीं देखो, बयानबाजी अब चुनाव में तो बयानबाजी तो होती ही है, चुनाव में तो बातें कही जाती हैं, चुनाव में तो सारे चीज़ें हमारा अच्छा क्या है हम रखेंगे, और क्या जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो उनके हमारे बीच में अंतर क्या है, तो सब बातें रखी जाएंगी, उनको लेकर बयानबाजी होगी। अब कांग्रेस ने जो किया है वो बताना तो पड़ेगा। अब आज की जो हर बार चुनाव में एक नई पीढ़ी वोट करने के लिए आती है, अब वो नई पीढ़ी जिसको नहीं मालूम है, पिछले 8 साल से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। धन्यवाद। तो देखिए आप सुब्रत पाठक जी को सुन रहे थे। कैमरा निशान के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए पूर्वांचल मोर्चा बीजेपी प्रदेश मंत्री डॉक्टर रणजीत वर्मा ने कहा कि पिछले 40 सालों में अपने वार्ड में राजनीति को लेकर सक्रिय हूं। मैं भी पार्षद का चुनाव लड़ूंगा, बाकी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो पूरी करूंगा। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा अगर इस वक्त किसी चीज की रेस देखने को मिल रही है तो टिकट को लेके मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और जहाँ की तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर भी लगातार लोग टिकट के लिए कतारों में आपको दिखाई देंगे, लोगों का जमावड़ा दिखाई देगा। लेकिन हम बात कर लेना चाहेंगे डॉक्टर रणजीत वर्मा हैं, जो कि पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्वांचल मोर्चा के IT सेल के प्रभारी
भी रह चुके हैं, अब ये भी टिकट लेना चाह रहे हैं। इनसे बात करेंगे। रंजीत जी, क्या कुछ आपके पास मुद्दे हैं जिसके आधार पर बीजेपी आपको पार्षद का टिकट दे? और सबसे पहले ये बताइए, आपका वार्ड कौन सा है? देखिए, मेरा जो वार्ड है वो 200 नंबर वार्ड है, पांडव नगर वार्ड है। और इस क्षेत्र में हमने शुरू से लेकर के, मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। अपने वार्ड में मैं पिछले 40 वर्षों से रह रहा हूं। मेरा स्थायी निवास वहीं पर है। और बीजेपी के सभी जितनी ही, अभी मैं वर्तमान में पूर्वांचल मोर्चा में प्रदेश मंत्री का दायित्व मेरे पास है। आईटी विभाग का पूर्वांचल मोर्चा में आईटी सेल का प्रभारी हूँ मैं दिल्ली प्रदेश का। इससे पूर्व भी मैं चिकित्सा विभाग का संयोजक रह चुका हूं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश। जिम्मेदारियां आप पहले से ही निभा चुके हैं, ऐसे में पार्षद बनके क्या कुछ जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं? पार्षद बनकर के ऐसा कि क्षेत्र का विकास करना है, पार्टी को हमें मजबूत करनी है। केजरीवाल के जो यहाँ पर इतने झूठ और जो शराब नीति चल रहा है, उनका जो घोटाले के ऊपर घोटाले का, हर दिन आप नए नए घोटालों का पर्दाफाश चल रहा है। ठगों के ठग, महाठग जो जेल में बंद हैं, उनसे भी उन्होंने ठगने में उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। आप ठगी की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी कोड़े को लेकर राजनीति कर रही है। आप पांडव नगर वार्ड से आते हैं, ऐसे में ईस्ट दिल्ली में भी काफी बड़े कोड़े के पहाड़ हैं। कोड़े को लेकर क्या काम करेगी बीजेपी? देखिए, नहीं बात क्या, सोच के अंतर है। उनको वो कूड़े का पहाड़ दिख रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं हमारे माननीय गौतम गंभीर जी, वो उस कूड़े के ढेर के जो पहाड़ है उसको वो सफाई कर रहे हैं, उसको और वो फैला करके उसको एक सुंदर पार्क, एक अच्छा माहौल बनाना जा रहे हैं। लेकिन वो तो उस पर भी जाकर के राजनीति कर रहे हैं। चलिए, हिंदी खबर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको टिकट मिले और आप पार्षद बने अपने वार्ड के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमने बात की डॉक्टर रंजीत वर्मा, जो कि अभी मौजूदा अगर बात की जाए तो वो पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश के मंत्री हैं, आईटी सेल के प्रभारी हैं, साथ ही चिकित्सा यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं पार्षद की टिकट में ये भी उस रेस में शामिल है। तो देखना होगा कि आखिर पार्टी संगठन किसको टिकट देता है और कौन पार्षद बनकर अपने देश के, अपने पूरे वार्ड की जनता की सेवा करने में सफल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी।